हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उपेंद्र मैथ में। आज हमारा जो साइंस का सेट नंबर है वो 33 है और यह आपके आने वाले रेलवे के सभी एग्जाम जिससे आपका एलपी टेक्नीशियन हो गया, ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, आरआरबीजे हो गया या आरपीएफ कांस्टेबल हो गया, सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि आपको पता है कि रेलवे में साइंस का वेटेज ज़्यादा होता है। कम से कम 25 से 30 नंबर का रेलवे में साइंस पूछा जाता है, इसलिए आपको प्रैक्टिस सेट प्लस थ्योरी को कंप्लीट करना महत्वपूर्ण हो जाता है। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और यदि आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन चाहिए तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं और जुड़ने के बाद हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां से आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर सकते हैं। और यदि आपको किसी टॉपिक में डाउट है तो आप हमें कमेंट करें, हम उस टॉपिक पर ज़रूर वीडियो बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और जब भी आप सेट लगाएं तो हमें लास्ट में ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपने कितना सही किया, कितना गलत किया। ठीक है, तो चलते हैं आज का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है? ऑप्शन है आपका जूल सेकेंड। देखिए, जूल सेकेंड है, यह आपकी शक्ति इकाई है। ठीक है, उसके बाद है आपका किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा जो इकाई है यह आपका ऊर्जा की इकाई है। ठीक है, ऑप्शन सी है, यह भी आपकी शक्ति की इकाई है और वाट भी शक्ति इकाई है। ठीक है, तो एक अश्व शक्ति बराबर होता है आपका 746 वाट। इसे भी याद रखना है क्योंकि एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। और किलोवाट घंटा बराबर होता है आपका 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल। इसे भी याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, लवण जल के विद्युत अपघटन के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है जो पॉप ध्वनि के साथ चलती है? ऑप्शन ए है आपका क्लोरीन, बी है आपका नाइट्रोजन, सी है ऑक्सीजन और डी है हाइड्रोजन। याद रखिएगा, जब भी विद्युत अपघटन किया जाता है तो उस समय आपकी जो जो पॉप की ध्वनि निकलती है वो आपका हाइड्रोजन गैस के जलने से निकलती है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नाइट्रोजन का उपयोग देखिए आपके पैकेटों में किया जाता है, जैसे कि चिप्स का पैकेट हो गया, उसमें किया जाता है। क्लोरीन गैस का उपयोग जल के उपचार में किया जाता है, यानी कि जल को रोगाणु रहित बनाने में किया जाता है। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन का उपयोग तो आपको पता है यह जलने में सहायक होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस पादप समूह में फल के अंदर बीज मौजूद होते हैं? ऑप्शन ए है आवृतबीजी, बी है आपका टेरिडोफाइटा, सी है अनावृतबीजी और डी है ब्रायोफाइटा। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि आवृतबीजी। इसके अंदर क्या होता है कि फल के अंदर बीज मौजूद पाए जाते हैं, लेकिन अनावृतबीजी में इसमें क्या होता है, फल के अंदर बीज नहीं पाए जाते हैं। इनके बीज कैसे होते हैं, खुले होते हैं। जैसे कि आपका हो गया क्या बोलते हैं, स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी के जो बीज होते हैं वह बाहर होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका ब्रायोफाइटा है, ये इसे हम उभयचर पादप कहते हैं क्योंकि यह जल में भी रह सकता है और आपका थल में भी उग सकता है, इसलिए हम पादप जगत का क्या कहते हैं, उभयचर कहते हैं। किसको? ब्रायोफाइटा को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कार्य में डैश होता है। ऑप्शन ए है कोई दिशा नहीं होती है, केवल परिमाण होता है। तो याद रखिएगा, कार्य में आपकी दिशा नहीं होती है, केवल परिमाण होता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक अधातु है? ऑप्शन ए आपका लोहा। तो लोहा आपका क्या है, धातु है। याद रखिएगा, इसका परमाणु क्रमांक आपका कितना होता है, 26। याद रखिएगा। ठीक है, एल्यूमिनियम हो गया, यह भी आपका धातु है, इसका परमाणु क्रमांक आपका होता है 13। प्रतीक होता है आपका Al। याद रखिएगा। जस्ता, जिसका परमाणु क्रमांक होता है आपका 30 और प्रतीक होता है Zn। इसे भी याद रखना है। और जो नाइट्रोजन है यह क्या आपका अधातु है। ठीक है, याद रखिएगा, इसे हम कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक 7 होता है। इसे भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अंकुरण के समय बीज का कौन सा भाग जड़ का निर्माण करता है? ऑप्शन ए है बीज पत्र करता है, मूलांकुर करता है, प्रांकुर करता है या दलपुंज के अंदर करता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा, जो अंकुरण के समय बीज का
कौन सा भाग जड़ का निर्माण करता है, वह आपका मूलांकुर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दबाव को डैश से मापा जाता है। तो ऑप्शन ए है आपका द्रव्यमान एवं घनत्व से गलत, के कार्य से गलत, आपका हो जाएगा बल एवं क्षेत्रफल से। तो यह आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि आपका P बराबर होता है बल बटा के क्षेत्रफल, यानी कि यह बाई ए। दाब बराबर होता है बल बटा के क्षेत्रफल। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक पास्कल याद रखिएगा। इसे हम न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी कहते हैं, इसे भी याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप है? ऑप्शन ए है खड़िया, बी है आपका जिप्सम, सी है संगमरमर और डी है आपका हीरा। तो हीरा क्या है? आपका कार्बन का अपरूप है, इसे याद रखिएगा। इसके अलावा आपका ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट भी क्या है? कार्बन का अपरूप है, और ग्रेफाइट ऐसा अपरूप है जो कि विद्युत का क्या है? सुचालक है, लेकिन हीरा विद्युत का सुचालक नहीं है। और हीरा सबसे ज़्यादा कठोर पाया जाता है, इसे भी याद रखना है। इसके अलावा जिप्सम को जान लेते हैं। जिप्सम का जो फार्मूला होता है वह है आपका CaSO4 × 2H2O। ठीक है, जब इसको हम 373 केल्विन पर गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? ये आपका बन जाएगा क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिससे हम CaSO4 × हाफ H2O कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होता है, इसे याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पुष्प का इनमें से कौन सा भाग निषेचन के बाद फल के रूप में विकसित होता है? ऑप्शन ए है स्त्री केसर, बी है बीजांड, सी है पंखुड़ी और डी है अंडाशय। याद रखिएगा, निषेचन के बाद जो फल बनता है उसे हम अंडाशय कहते हैं, यानी कि इसका उत्तर ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, ध्वनि तरंगे डैश में यात्रा नहीं कर पाती। तो किस में नहीं कर पाती? वायु में यात्रा करती हैं, पानी में भी यात्रा करती हैं, लेकिन जो निर्वात में है इसमें ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर पाते हैं। स्टील में भी यात्रा करती है। ठीक है, इसमें से सबसे ज़्यादा स्टील में होता है, उसके बाद आपका पानी में, फिर वायु में। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जिप्सम किस तापमान पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस में परिवर्तित हो जाता है? तो याद रखिएगा, हमने बताया था पिछले क्वेश्चन में 373 केल्विन पर जब हम गर्म करेंगे तो जो जिप्सम है, यानी कि इसका फार्मूला होता है CaSO4 × 2H2O, वह आपका CaSO4 × हाफ H2O में बदल जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यानी इसका उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रश्न है आपका, पौधे भविष्य के लिए खाद को बीज के डैश में संग्रहित करते हैं। तो ऑप्शन ए है प्यूम्यूल में, बी है आपका रेडिकल में और सी है कॉटिलेडॉन में। याद रखिएगा, कॉटिलेडॉन में जो पौधे हैं बीज का भोजन है उसको संग्रह करते हैं। ठीक है, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी कॉटिलेडॉन। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस डैश पर स्थित होता है। तो इसको हम देख लेते हैं। ये आपका उत्तल दर्पण है, अंदर की तरफ इसे हम कोटिंग कर देते हैं। जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, ठीक है, तो परावर्तित होकर वापस चली जाती है किसी एंगल से। इसके बाद दूसरा किरण डालते हैं तो यह भी परावर्तित होकर किसी एंगल से वापस चली जाती है। और इसको जब हम आभासी रूप से मिलाते हैं तो पीछे किसी बिंदु पर मिलती है, तो उसे हम फोकस कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस है वह दर्पण के पीछे बनता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चमकदार दिखाई देता है? ऑप्शन ए है सल्फर, बी है एल्युमिनियम, सी है कार्बन और डी है कोयला। याद रखिएगा, इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि जो एल्युमिनियम है वह चमकदार दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों को पत्तियों से पौधे के अन्य भागों में किसके माध्यम से ले जाया जाता है? ए है आपका रंध्रों के माध्यम से, बी है आपका जाइलम के माध्यम से,
सी है आपका फ्लोएम के माध्यम से और डी है वाहिनिका के माध्यम से। तो प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों को पत्तियों से जो भोजन बनता है, ठीक है, उसको अन्य भागों तक हम फ्लोएम के माध्यम से पहुंचाते हैं, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक चार्ज Q बटा के समय T किसके बराबर है? तो फार्मूला होता है Q बराबर IT होता है, Q बटा के T यानी कि यह I के बराबर हो जाएगा, जिसे हम इलेक्ट्रिक धारा कहते हैं, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका प्रकृति में मुक्त तत्व के रूप में पाया जाता है, तो कौन सा पाया जाता है? ऑप्शन है आपका चांदी, बी है सोडियम, सी है कैल्शियम और डी है एल्युमिनियम। तो याद रखिएगा जो चांदी है वो प्रकृति में मुक्त तत्व के रूप में पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा आपका सोना भी है, उसे भी याद रखिएगा, क्योंकि चांदी और सोना यह क्या है, यह कम रिएक्टिव तत्व हैं, यानी कि बहुत ही कम है, इसलिए इसे मुक्त अवस्था में पाया जाता है। इसके अलावा आपका सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सब क्या हैं, ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव तत्व हैं। इसके इन तीनों में सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव है वह आपका सोडियम है, इसलिए हम सोडियम को केरोसिन के तेल में रखते हैं, और यह बहुत ही नर्म धातु भी है, इसे हम चाकू से काट भी सकते हैं, इसे याद रखिएगा। एल्युमिनियम का जो उपयोग होता है, देखिए वायर के निर्माण में किया जाता है, क्योंकि यह पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में मौजूद होता है और कम कॉस्टली भी होता है, इसलिए इसका उपयोग हम वायर के रूप में करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन की मदद से पाइरूवेट का विघटन डैश में होता है, तो ऑप्शन ए है आपका क्लोरोप्लास्ट में, बी कोशिका द्रव्य में, सी माइटोकॉन्ड्रिया में और डी केंद्रक द्रव्य में। तो याद रखिएगा जो ऑक्सीजन की मदद से पाइरूवेट का विघटन होता है वह आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितना सही किया। तो आज के लिए धन्यवाद।